स्टूडेंट्स, अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखेंगे। जिस तरह हमारे घर में एक ट्यूबलाइट होती है, उसमें गैस भरी होती है और जब उसको करंट के साथ हीट किया जाता है तो वो रेडिएशन एमिट करती हैं। अगर हम इसी ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भर दें, क्योंकि वो एटम है या एटॉमिक फॉर्म में है, जैसे जो आर्गन या क्रिप्टॉन वगैरह जो एटम भरे होते हैं ट्यूबलाइट के अंदर, वो एटम है। तो अगर हम ट्यूबलाइट का स्पेक्ट्रम लें तो उसे हम एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। इसी तरह अगर हम इस हाइड्रोजन को इस गैस में ट्यूब में भर दें और उसकी जो रोशनी निकले और उसका स्पेक्ट्रम लें तो उसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करते हैं। नॉर्मली इसके लिए स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब बनाई होती है और हम उसमें ये करते हैं क्योंकि उसके लिए हमें हाइड्रोजन के लिए जो उसको ज़्यादा हीट करना पड़ता है, तो उसको हम स्पेशल हमने डिज़ाइन किया होता है। तो अगर हम इसको इसी तरह की ट्यूब है लेकिन इसको स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। अगर हम इसका स्पेक्ट्रम लें तो जो स्पेक्ट्रम हमें आता है उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर डिफरेंट लाइट्स थी, डिफरेंट रीजन्स थे जो डिफरेंट लोगों ने फाइंड किए, जैसे लाइमन, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। ये साइंसदानों के नाम पर है जिन्होंने ये रीजन्स क्या की थी, डिफाइन की थी। जो पहले वाली चार हैं वो बोहर का एटॉमिक मॉडल आने से पहले क्या हो चुकी थी, डिस्कवर हो चुकी थी। तो अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में सीखते हैं। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आता क्यों है? स्टूडेंट, हम एक बात हमें समझ आई है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है, जब उसने एक्साइट होना है और उसने क्या करना है, एक्साइट होकर ऊपर वाले मैदान में जाना है और जब उसने वापस आना है तो जितनी रोशनी उसने एमिट ऑब्जॉर्व की होती है वो उसने क्या करनी है, वो एमिट कर देनी है। तो इसी वजह से क्या होती हैं, इनकी लाइनें आती हैं। स्टूडेंट, अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन चला जाए, जिस मर्जी शेल में चला जाए, दूसरे तीसरे चौथे, लेकिन गिरे आके सीधा पहले वाले में, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी जाए लेकिन फॉल सीधा आकर पहले शेल में करे तो उसमें जो रेडिएशन एमिट होंगी उसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। तो स्टूडेंट, ये यूवी रीजन के अंदर फॉल करती है। लाइमन सीरीज तब आती है कि इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी जाए, चाहे सातवें में जाए, चाहे छठे में हो, चाहे पांचवें, लेकिन सीधा फॉल आके पहले में आके करे। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लाइमन सीरीज कहते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी जाए लेकिन जो फॉल है वो दूसरे में आके करे, जो फॉल करता है वो दूसरे में आके करे, तो इसमें जो रेडिएशन एमिट होंगी, इनमें जो रेडिएशन एमिट होंगी उनको हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज। तो इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी जाए लेकिन दूसरे में आके गिरे, दूसरे शेल में आके गिरे, उसे हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। तो ये विजिबल रीजन है और विजिबल रीजन में ये फॉल करती हैं, ये हमें नज़र आती हैं। तो स्टूडेंट, इसके अंदर एच अल्फ़ा, एच बीटा और की लाइनें क्या होती हैं, में ये डिवाइड होता है। तो विजिबल रीजन है, इसको हम आगे जाके पढ़ती हैं, एच अल्फ़ा, एच बीटा वगैरह क्या होती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जहाँ मर्जी जाए लेकिन तीसरे में आके फॉल करे तो हम इसे कहते हैं पास्चन सीरीज। तो हम इसे बोलते हैं पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सीधा आके तीसरे में गिरते हैं। तो इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में आके गिरे, मतलब ये वाले ये शेल हैं, ये शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मतलब सातवां शेल, ये छठा शेल और ये पांचवा शेल। इलेक्ट्रॉन जहाँ मर्जी जाए लेकिन आके सीधा चौथे में आके गिरे तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। अगर इसी तरह इलेक्ट्रॉन जहाँ मर्जी जाए लेकिन गिरे आगे पांचवें सेल में तो इसे हम बोलेंगे फंड सीरीज। नॉर्मली इस तरह होता है कि हमारे पास 7 शेल होते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो इसीलिए सातवें से उसका वापस आना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होती हैं, 2 रेडिएशन मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है सातवें से और छठे से नॉर्मली आगे गिरता है, तो इसलिए 2 लाइनें मिलती हैं। इसमें 3 लाइनें मिलने के चांसेस होते हैं, इसमें 4 लाइनें होती हैं और इसमें क्या होती हैं 5, और इसमें क्या होती हैं 6 लाइनें आके हमें मिलती हैं। तो इस सारा स्पेक्ट्रम जो बनता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट, जो नॉर्मली स्पेक्ट्रम आता क्यों है, अगर हम बात करें सारी इस पे, तो इसमें मैं भी बात कर चुका हूँ। लाइमन सीरीज में 6 लाइनें आती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन सातवें से सीधा पहले में आता है, तो इसलिए इसी तरह इसमें 6, बाल्मर में क्या होती हैं 5, पास्चन में 4 और ब्रैकेट में 3 और फंड सीरीज में हमें सिर्फ 2 लाइनें मिलती हैं, क्योंकि इसमें आगे पांचवें में गिरता है तो जो छठे से आगे गिरेगा उसकी एक लाइन और जो सातवें से आगे गिरेगा उसकी भी एक लाइन। तो स्टूडेंट, ये निकलती किस तरह है, ये रेडिएशंस का फ़र्क कितना होगा, हम इसका फ़र्क फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें ये बात सिखाई थी, हमें बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल निकाला था उसने
उसने एनर्जी निकाली थी और उसने कहा था कि जो एनर्जी होती है उसने निकाली थी कि E=Z² me4/8ε0 n का स्केयर h का स्केयर। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन दो नीचे वाले मदार से क्या हुआ ऊपर वाले में गया है तो कितनी एनर्जी मिट करनी है उसने अब्जॉर्ब करनी है, वो दोनों का फर्क होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल नीचे वाले शेल का मैं फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, ये नीचे वाला शेल है इसकी एनर्जी 5 है और ऊपर वाले की क्या है 35 है, तो कितने का फर्क आ रहा है 30 का। तो इसलिए अगर हम ये इलेक्ट्रॉन को 30 एनर्जी मिल जाए तो ये नीचे से क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो मतलब इसे कितनी एनर्जी चाहिए, मैं कहूँगा 35 माइनस 5। तो जितनी इनको एनर्जी चाहिए होगी वो अगर उसे उतनी एनर्जी दे दें तो ये क्या होगा, ये नीचे वाले मदार से ऊपर वाले मदार में क्या होगा चला जाएगा। तो इसी बेस के ऊपर इसे साइड एडिशन सबमिट करनी है। तो मुझे ये पता चला है कि दोनों एनर्जी शेल्स का जितना फ़र्क होगा अगर वो मिल जाए तो वो क्या होगा एक्साइट हो जाएगा। तो दूसरे शेल के लिए मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ N2 का स्केयर शेल के साथ, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह E1 जो पहले शेल की एनर्जी है उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ N1 का स्केयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे Z स्केयर me4/8ε0 स्केयर h स्केयर ये सारी चीज़ें कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -1 और N2 का स्केयर और यहाँ पे बचेगा 1/N1 का स्केयर। ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस हो गए। तो स्टूडेंट अगर हम नॉर्मली क्या करते हैं प्लस वाली रकम को पहले लिखते हैं और माइनस वाली रकम को बाद में लिखते हैं, इसलिए N1 स्केयर पहले में आ गया और N2 स्केयर जो था इसका माइनस था वो बाद में आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन बनी Z का स्केयर me4/8ε0 h का स्केयर और 1/N1 का स्केयर माइनस 1/N2 का स्केयर। इस सारे फैक्टर की वैल्यू भी उसने निकाल के दी थी बोहर ने। तो इस सारे फैक्टर की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट की थी तो वो जवाब तब आया था 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो स्टूडेंट इन सारे फैक्टर को अगर हम सारे फैक्टर को हम क्या करते हैं इस सारे फैक्टर को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2.18। तो इस फार्मूले की मदद से ये ऊपर वाला शेल हायर शेल और ये लोअर शेल, तो ये हमने फ़र्क फाइंड करना हो तो इन दोनों शेल्स को की वे नंबर पुट कर देंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन तीसरे से पहले में आ रहा है तो यहाँ पे हम करेंगे 3 का स्केयर और यहाँ पे आएगा 1 का स्केयर। तो इस तरह वो क्या होगा जो एनर्जी आएगी उतनी एनर्जी हम क्या कर सकते हैं हम फाइंड कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए एक्साइट होने के लिए, तो हम वो इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। अगर मैं एनर्जी फाइंड ना करना चाहूँ, मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहूँ, तो मुझे पता है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, डेल्टा E = h म्यू होता है। इस डेल्टा E की जगह पर अगर हम h म्यू लिख दें तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। इस h को अगर आप इस साइड पे ले आए इधर आके ये डिवाइड होगा तो पहले दो पहले ही हैं और एक ये भी आ गया, तो अब कितने हो जाएंगे टोटल h की पावर 3 होगी। तो इसकी मदद से हम इस फार्मूले की मदद से फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहें तो हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं वेव नंबर फाइंड करना चाहूँ, नॉर्मली हम वेव नंबर ही फाइंड करते हैं। वेव नंबर्स था वेव की तादाद, एक ख़ास रीजन के अंदर जितनी वेव्स क्या होंगी वो मौजूद होंगी उसे हम बोलेंगे वेव नंबर। तो फॉर एग्जांपल में ये 2 पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया तो यहाँ पे कितनी वेव्स हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 वाली। तो जितनी वेव्स उस पॉइंट में होंगी उसको बोलेंगे वेव की तादाद। तो यहाँ पे 6 वेव है तो इसलिए हम इसका वेव नंबर होगा 6 होगा। तो स्टूडेंट अगर मैं वेव नंबर निकालना चाहूँ तो मैं फ्रीक्वेंसी की जगह पे सी म्यू बार लिख लूँगा। म्यू बार यहाँ पे वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पे पहले म्यू आ रहा था फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूले में जो पीछे भी कैलकुलेट किया, तो अभी हम उसकी जगह पे अगर सी म्यू बार लिख दें तो सी को हम इधर ले आएंगे, जब इधर ले आएंगे तो ये फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। इस सारे फैक्टर को रेडबर्ग एक साइंटिस्ट था उसने कैलकुलेट किया था, तो इसी वजह से उसी के नाम पे रेडबर्ग कांस्टेंट इसे कहते हैं। कुछ किताबों में इसे आर के नाम से भी लिखा जाता है, आर = 1/N1 का स्केयर माइनस 1/N2 का स्केयर। तो स्टूडेंट हम किसी भी सीरीज़ के लिए जो लाइनें आती हैं उनके वेव नंबर निकाल सकते हैं। लाइमन सीरीज़ अगर आपको याद हो भी बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जहाँ मर्जी जाए लेकिन आके फॉल सीधा पहले में करे, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लाइमन सीरीज़ कहते थे। इलेक्ट्रॉन जहाँ मर्जी जाए फॉल पहले में करे, तो इसका मतलब है तो जो इसमें लोअर ऑर्बिटल होगा वो हमेशा पहला शेल होगा। तो पहली लाइन निकालनी होगी तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से पहले में आएगा। तो इसलिए अगर मैं पहली लाइन निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं N2 = 2 लिख रहा हूँ।
तो वहाँ जहाँ पे 1/n1 का स्केयर माइनस 1/2 का स्केयर, तो 2 का स्केयर 4 हो गया। सारी चीज़ों को सॉल्व किया तो आंसर आया 82.26 इंटू 10⁵ पर मीटर। तो वेव नंबर की यूनिट होती है पर मीटर होती है। इस तरह सेकंड लाइन का आना चाहूँ तो सेकंड लाइन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तीसरे से पहले में आगे गिरता है। तो जहाँ पे n2 का स्केयर था वहाँ पे 3 का स्केयर लिख दिया, इसे सॉल्व किया तो ये लाइन है। इसी तरह 4 वाला होगा, तीसरी लाइन 4 से गिरेगी तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे, लेकिन मैंने 4 लाइन की नहीं है, मैं सीधा लिमिटिंग लाइन का मतलब था आखिरी लाइन जो आखिर से आएगी। आखिरी मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी से आएगी। सॉरी यहाँ पे इन्फिनिटी आना है, तो जो इन्फिनिटी से आएगी तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब इन्फिनिटी से आएगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/∞ का स्केयर माइनस 1/1 का स्केयर माइनस 1/∞ का स्केयर। तो इससे सॉल्व करेंगे तो आंसर आना था, आंसर यही रहा, लेकिन क्योंकि हम उस ऊपर वाले को हम 10⁵ में ले रहे थे तो इसलिए इसका डेसिमल जो था 3 गुना इधर ले गए। तो इस तरह ये लिमिटिंग लाइन होगी, ये आखिरी लाइन होगी। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी जाए लेकिन गिरता कहाँ पे है, दूसरे शेल में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको के लिए हम पहला शेल जो लोअर शेल है वो हमने वो 2 रखना है। तो पहली लाइन इसमें कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में गिरेगा। दूसरी लाइन कब आएगी, जब चौथे से क्या होगा, उसमें क्या होगा, पहले में गिरेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हायर शेल होगा वो क्या होगा, 3 4 5 6 होगा। तो इसी तरह जब ये वैल्यूज सॉल्व की गई तो पहला शेल इसका हमेशा 2 होगा। तो दूसरा पहली लाइन कब आएगी, जब तीसरे से दूसरे में आएगा। तो इसका सॉल्व करके आंसर ये आता है। इसी तरह सेकंड लाइन तब आएगी जब चौथे से क्या होगा, वो दूसरे में आएगा। तो इसी तरह जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 23 और इसी तरह इसका म्यू नंबर का आया। ये सारी ये लिमिटिंग लाइन है, ये आखिरी लाइन है। तो इसको हम एच अल्फा लाइन भी कहते हैं पहली लाइन को, और दूसरी लाइन को हम एच बीटा लाइन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये वाली जो 15 और ये 23 और ये 27, अगर आपको वो वाला टेबल याद हो तो टेबल में अगर आप देखें तो टेबल में वही लाइनें आ रही हैं 15, ये जो लाइनें इधर आ रही हैं ये वही वाली हैं 15 20 23 जो हमने अभी कैलकुलेट की हैं। तो इस तरह हमारा क्या होता है, हम ये लाइनें जो जितनी लाइनें निकली हैं हमें पता चल जाता है। जो हमने 82 97 अगर आप देखें तो 82 97 जो वाली वैल्यूज थी हमें देखें यहाँ पे भी 82 और 97 आ रही हैं। तो इस तरह क्या करते हैं स्टूडेंट, जो टेबल था उसकी वैल्यूज वही निकली हैं जो जहाँ पे आनी थी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लेते हैं।